हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सभी लोगों के बीच में साइंस की महत्वपूर्ण सीरीज के साथ, जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का ये क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरे शिद्दत से बने रहिए क्लास में। यकीन मानिए 10 क्वेश्चन लेंगे और उस 10 क्वेश्चन में आपको 30-35 क्वेश्चन के आंसर दे जाएंगे। मजा आ जाएगा क्लास को देखकर। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। बेहतरीन क्वेश्चन है। किस पद्धति में पूछ रहा है, पहले सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक वास्तव में होता क्या है, न्यूटन। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है, न्यूटन होता है। अच्छा, न्यूटन को अगर लॉन्ग मेथड में लिखना हो तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर यानी बल F बराबर द्रव्यमान m और गुणित त्वरण a। ये फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किस पद्धति में, ये चूंकि एसआई पद्धति में था, ये एमकेएस पद्धति में है। ध्यान दीजिए, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति और कौन सी पद्धति, सीजीएस पद्धति की बात कर लें तो इसमें होता है डाइन। इसमें क्या मात्रक होता है, डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में ध्यान दीजिए डाइन मात्रक होता है किसका, बल का मात्रक होता है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में अदिश राशि है। कौन सी राशि पूछ रहा है, अदिश राशि पूछ रहा है। अदिश राशि क्या होती है, ध्यान दीजिए 2 तरह की राशियां, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो क्या पूछ रहा है, अदिश राशि पूछ रहा है। अदिश राशि में क्या क्या होती है, ध्यान दीजिए, दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, दाब, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशियां हैं। ध्यान दीजिए ये सब अदिश राशियां हैं। और अगर सदिश की बात कर ले तो, सदिश की बात कर ले तो ध्यान दीजिए, विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये क्या है, ये सदिश राशियां हैं। जनरली इतना हम आपके सामने लिख रहे हैं जिससे काम आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, अदिश राशि पूछ रहा है। और अदिश राशि क्या है, देखिए वेग क्या है, वेग सदिश है। त्वरण भी क्या है, सदिश है। दाब, दाब देखिए किस में आ रहा है, अदिश राशि में, अदिश राशि दाब है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बल भी क्या है, सदिश राशि है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है किस ताप पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस ताप पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। चलिए जल की बात कर ले। जल में प्रसार होता है ना, जल में भी प्रसार होता है, नहीं जल भी फैलता है लेकिन उल्टा पुल्टा तरीके से, इसीलिए इसको कहते हैं जल का असामान्य प्रसार। क्या कहते हैं, असामान्य प्रसार। ध्यान दीजिएगा, जल का असामान्य प्रसार। क्या खास बात है, ध्यान दीजिएगा, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक गर्म करिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तब जल का आयतन घटता है। ध्यान दीजिएगा, आयतन घटता है। लिखते चलिएगा, जल का आयतन क्या होता है, घटता है। कब, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाइएगा, ऊपर जाइएगा, फिर से आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है कि जब जल को गर्म करते हैं तो जल के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोलिएगा, पहले आयतन घटता है, कहां से कहां तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाइएगा तो आयतन बढ़ता है। जबकि बाकी द्रवों के साथ ऐसा नहीं है, 0 से ही गर्म करिएगा तो उनका आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन पानी देखिए, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। तो देखिए कहां तक घटते हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा, आयतन सबसे कम किसका, जल का। किस टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और घनत्व सबसे अधिक। क्यों, क्योंकि फार्मूला एक होता है। फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे के आयतन। ये फार्मूला है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन घटेगा, घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सबसे कम घनत्व आयतन किस पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहां पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन क्या पूछा है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है कौन से टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा, चौथा आंसर इसका चौथा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि यह जल का असामान्य प्रसार होता है। पहले 0 से 4 तक आयतन घटेगा, फिर 4 के ऊपर गर्म करिएगा तो बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दीजिए। अंतरिक्ष यात्री है और अंतरिक्ष से आकाश को देखना है, कैसा दिखेगा, ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि ये कौन सी घटना पे आधारित है, ये सब चीजें प्रकाश के प्रकीर्णन है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पे ये आधारित चीजें हैं, ध्यान समझिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना, यानी प्रकाश फैलती है, सही बात है, प्रकाश फैलती है। और सबसे ज्यादा कौन सा कलर फैलता है, ध्यान दीजिएगा, बैंगनी रंग। कौन सा रंग? बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा फैलता है और लाल रंग का प्रकाश सबसे कम फैलता है। इसीलिए लाल रंग के प्रकाश का उपयोग हम सिग्नल पे करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश जल्दी फैलता नहीं, यानी फैलता है, कम फैलता है। तो चूंकि नीचे से जब हम जहां खड़े हैं, पृथ्वी से हम लोग आकाश को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। तो पृथ्वी से देखने पे कैसा दिखता है? नीला। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से देखने पर। लेकिन कह रहा है अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष से ही आकाश को देख रहा है। तो पहली बात ये कि अंतरिक्ष में जाइएगा, वायुमंडल नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो कौन सा कलर समझ में आएगा? ब्लैक कलर। यानी कि अंतरिक्ष से आकाश को देखिएगा तो काले रंग का दिखेगा, पृथ्वी से देखिएगा तो नीला रंग का दिखाई देगा। रीजन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन वाली घटना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की? ध्यान से समझिएगा। पहले ये प्रोटॉन है क्या? ये क्या है? मूल कण है। ये क्या है? मूल कण। कहाँ पे होता है? परमाणु में। परमाणु में कितने मूल कण होते हैं? ध्यान समझिएगा, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। एकदम देखिए, अच्छा आप लोग केयर कर रहे होंगे, हम क्वेश्चन को उठा रहे हैं और उसका अच्छे से क्या कर रहे हैं? चीड़-फाड़ अच्छे से करके जो भी चीजें वहां से बनने लायक है हम आपके सामने रख दे रहे हैं। अगर बेहतरीन लग रहा हो ना तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया? जे थॉमसन। ध्यान दीजिएगा, जे थॉमसन। टॉमसन कहीं भी कुछ भी लिखा होगा, अंग्रेजी में थॉमसन पढ़ते हैं, हिंदी में टॉमसन उसी को पढ़ते हैं। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, आप लोग कुछ बुक्स में पा जाएंगे गोल्डस्टीन भी, बट एक्चुअली में खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की बात कर ले तो जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। तो क्वेश्चन का पूछा हमसे कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड। यहाँ देखिए रदरफोर्ड को जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा सबसे ज्यादा श्यानता किस पदार्थ की है? श्यानता ने विस्कोसिटी की बात कर रहा है। श्यानता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। श्यानता का मतलब क्या? गाढ़ापन। ऐसे समझ लीजिए, जनरल भाषा में जितने भी द्रव आपके पास है सबको फर्श पे उलटिए थोड़ा थोड़ा करके। जो जितना तेजी से फैलेगा उसकी श्यानता उतने कम होगी, और जो धीरे धीरे फैलेगा उसकी श्यानता उतनी ज्यादा होगी। मतलब चेक करिए, वायु को उलटिएगा तो तेजी से फैल जाएगा, श्यानता कम। जल को उलटिएगा थोड़ा धीरे धीरे फैलेगा लेकिन फैलेगा, तो इसकी भी श्यानता कम। शहद को देखिए, शहद को पलटिएगा ना तो जल्दी नहीं फैलेगा, है ना, बहुत धीरे धीरे फैलेगा, यानी इसकी श्यानता ज्यादा। अभी तक बाकी 3 चीजों में इसकी ज्यादा। ब्लड की बात कर लीजिए, यानी खून की, खून इसकी तुलना में, शहद की तुलना में खून क्या होता है? पतला होता है, यानी गाढ़ा कौन हो गया? शहद। जनरली समझ लीजिए, जो गाढ़ा, जितना ज्यादा गाढ़ा उसकी श्यानता उतने ज्यादा। तो शहद क्या है? सबसे गाढ़ा है, तो इसकी श्यानता सबसे अधिक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार, यानी ये पूछ रहा है कि जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका भार बताइए क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जंग लगने पे, सोचिए जंग लगेगा, हम लोग अक्सर देखते हैं जंग लगने पे कहेंगे लोहे का भार घट जाता है, लोहा कमजोर हो जाता है। सही बात है, लोहा कमजोर जरूर जाता है, लेकिन उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे पे जब जंग लगता है यानी ऑक्सीजन की लेयर चढ़ती तो ऑक्साइड बना लेता है। लोहे का क्या बना लेगा? ऑक्साइड। और जब लोहे में कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी तो खुद सोचिए उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जंग लगने पे लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। इस चीज को अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिए कि जंग लगने पर धातुओं का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। कुछ पदार्थ है जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे सीधे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध और दही। कौन सी चीज में? दूध और दही में क्या चीज? लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? ध्यान समझिएगा, पालक में। किस में? पालक में। पालक में क्या पाया जाता है?
ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो चींटी के डंक और बिच्छू, है ना, चींटी और बिच्छू में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। टार्टरिक एसिड की बात करें तो इमली, अंगूर, है ना, इमली और अंगूर, हाँ अंगूर, ठीक है, इमली और अंगूर में कुछ महत्वपूर्ण एसिड लिख रहे हैं जो जिसमें पाया जाता है। चलिए एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में, ध्यान दीजिएगा। एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका, जो हम लोग पीते हैं वही वाला सिरका, एसिटिक अम्ल। अगला ध्यान दीजिए मैलिक एसिड। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, सेव में। किसमें, सेव में क्या चीज, मैलिक एसिड। एक लास्ट लिख लीजिए साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल ध्यान दीजिए, जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अम्ल थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। ध्यान दीजिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, फॉर्मिक एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देखने में जरूर सरल लग रहा है, जब हम इसके बारे में बताएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत चीजें आपको नहीं आती। चलिए ध्यान दीजिए, ग्रंथि क्या होती है, जहां से कोई ना कोई हार्मोन्स रिलीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। शरीर का ऐसा पार्ट जहां से कुछ ना कुछ हार्मोन्स के रूप में रिलीज होता है, वो ग्रंथियां होती है। हार्मोन्स, एंजाइम कुछ रिलीज होता रहता है, कोई पदार्थ द्रव फॉर्म में, वो क्या होंगी, ग्रंथियां होंगी। चलिए ग्रंथियों को 3 तरह से देख सकते हैं, एक बाह्यस्रावित ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक मिश्रित ग्रंथियां। तो हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस मेन पॉइंट्स देखेंगे। पीयूष ग्रंथि की बात कर ले, सबसे छोटी ग्रंथि, क्या चीज, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि, हम मास्टर ग्रंथि। क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है, सबसे छोटा जरूर है लेकिन सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि। थायराइड की बात कर ले तो ये क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन, थायराइड। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज लिख रहे हैं। थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ पे है, गले में है। पीयूष कहाँ पे है, ब्रेन में। पीयूष कहाँ है, खोपड़ी में। थायराइड कहाँ है, गले में। यकृत की बात कर ले, ये पेट में, यही सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। ध्यान दीजिएगा। तो अब दिमाग में आएगा, सर अंतःस्रावी बड़ी है कि बाह्यस्रावी, नहीं, ऑल ओवर सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, अंतः बाह्य से हमें कोई मतलब नहीं है। अग्नाशय की बात कर लेते हैं, ये मिश्रित ग्रंथि है। यही कौन सी ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है, कौन, अग्नाशय। और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, अग्नाशय। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। डाइजेशन सिस्टम वाला ये भी पोर्शन है, डाइजेशन सिस्टम वाला ये भी पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा, पेट में दोनों है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, इसी को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ पे है, गले में है। पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ पे है, ब्रेन में, यानी इसी को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, और आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री पूछ रहा है, यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है, ये बातें पूछ रही है। तो चलिए ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा घर है। कोशिका का क्या है, ऊर्जा घर है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। राइबोसोम की बात कर ले तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, यही प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है, कौन, राइबोसोम। सेंट्रोसोम की बात कर ले तो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। लाइसोसोम की बात कर ले तो इसे क्या कहते हैं, ये कोशिका का पाचन करता है ना, यानी ये कोशिका क्या करता है, पाचन करता है, इसीलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। यानी कोशिका की साफ सफाई का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। पाचन का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आत्मघाती थैली। कुछ महत्वपूर्ण थे कोशिका के ये अंग हैं जो डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, और अगर लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह क्लासेस आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।